एक ऐसी स्थिति की कल्पना करना भी थोड़ा मुश्किल लगता है जहां देश का सबसे महंगा सुपरस्टार, जो अपनी आखिरी फिल्म के लिए करीब 275 करोड़ रुपए की फीस ले रहा हो, वो अचानक अपना मेकअप उतारता है और स्क्रिप्ट फेंक कर सीधे एक ऐसी राजनीतिक लड़ाई में उतर जाता है जिसे जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता हो। बिल्कुल। हम यहाँ किसी नई आने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म की कहानी की बात नहीं कर रहे हैं। ये पूरी तरह से असल जिंदगी की घटना है। 10 मई 2026 की वो तारीख जिसने भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसा नया अध्याय जोड़ दिया है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। ये एक ऐसे सुपरस्टार की कहानी है जिसने पर्दे पर कमांडर की भूमिका निभाते निभाते असल जिंदगी में पूरे राज्य की कमान अपने हाथ में ले ली। सही कहा। तो इस गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज का हमारा मिशन इसी ऐतिहासिक चुनाव को डिकोड करना है। ये चर्चा खास तौर पर राजनीति के उन नए छात्रों या जिज्ञासु लोगों के लिए तैयार की गई है जो बिना किसी भारी जानकारी के बोझ तले दबे 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों को समझना चाहते हैं। हाँ, और ये पूरी चर्चा ताज़ा समाचार रिपोर्टों, राजनीतिक विश्लेषणों, विकिपीडिया और चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित है। तो चलिए सीधे चुनाव परिणामों के झटके से ही शुरुआत करते हैं, ताकि ये साफ हो सके कि ये बदलाव आखिर कितना बड़ा है। मतलब तमिश्गा वेत्रिकलगम यानी टीवीके ने 233 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा। और सबसे बड़ी बात, वो 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ये कोई छोटी बात नहीं है। अरे वाकई, मतलब पहली बार में 108 सीटें। पुरानी पार्टियों का क्या हाल हुआ फिर? उनका तो बुरा हाल रहा। पिछली सरकार चला रही डीएमके सिर्फ 59 सीटों पर सिमट गई और अन्ना द्रमुक को महज 47 सीटें मिली। और इसी के साथ ना, तमिलनाडु में इन दो द्रविड़ पार्टियों का जो 62 साल पुराना एकाधिकार था, वो पूरी तरह से टूट गया। 62 साल का एकाधिकार, ये तो सच में एक चुनावी भूचाल है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक पेंच है। विधानसभा में बहुमत के लिए तो 118 का आंकड़ा चाहिए होता है ना? एग्जैक्टली। टीवीके के पास 108 सीटें थीं, तो सरकार बनाने के लिए उन्हें कुछ और विधायकों की जरूरत थी, और यहीं पर काफी राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। तो फिर टीवीके ने ये जादुई आंकड़ा कैसे छुआ? गठबंधन के जरिए। कांग्रेस की 5, वीसीके की 2, वामपंथी दलों यानी सीपीआई और सीपीआईएम के समर्थन और आईयूएमएल के साथ मिलकर टीवीके ने 120 विधायकों के साथ सरकार बनाई। अच्छा, तो ये एक पूर्ण बहुमत की नहीं बल्कि गठबंधन सरकार है। ये तो बिल्कुल फिल्म के इंटरवल ब्लॉक जैसा लग रहा है। इंटरवल ब्लॉक वो कैसे? मतलब जहां नायक ने एक बहुत बड़ी जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन असली सस्पेंस अभी बाकी है। हाँ, गठबंधन सरकार को संभालने का सस्पेंस। अब इस ऐतिहासिक जीत के बाद ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर इस इतने बड़े बदलाव का चेहरा कौन है। हाँ, जोसेफ विजय चंद्रशेखर का सफर, उनका सिनेमाई पर्दे से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर बहुत ही दिलचस्प है। मैंने पढ़ा था कि विजय ने विजुअल कम्युनिकेशन की पढ़ाई के लिए लोयोला कॉलेज में दाखिला लिया था। लेकिन अभिनय का शौक ऐसा था कि उन्होंने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया। शुरुआत में उन्होंने 1996 में आई पोवे उनाना कागा जैसी फिल्मों से अपनी एक रोमांटिक हीरो की छवि बनाई थी। हाँ, और उसके बाद तो वो एक्शन फिल्मों में छा गए। बिल्कुल। 2004 में आई गिल्ली जैसी फिल्मों ने उन्हें एक बहुत बड़ा एक्शन स्टार बना दिया। लेकिन उनका जो असली वैचारिक बदलाव था, वो बाद में दिखा। वैचारिक बदलाव से आपका मतलब है जब उन्होंने फिल्मों में राजनीतिक मुद्दे उठाने शुरू किए? हाँ, वही 2017 की मर्सिल और 2018 की सरकार जैसी फिल्मों के जरिए। इन फिल्मों में उन्होंने भ्रष्टाचार और सामाजिक मुद्दों को बहुत मुखरता से उठाया। मतलब वो सिर्फ एक एंटरटेनर से बढ़कर एक सुपरस्टार बन गए जो समाज की बात कर रहा था। सही कहा। और अपनी आखिरी फिल्म जननायक, जो 2026 में आई थी, उसके लिए उन्होंने 275 करोड़ रुपए की फीस ली। 275 करोड़? बाप रे। हाँ, और ये फिल्म उनके राजनीतिक करियर की एक बहुत ही स्पष्ट प्रस्तावना थी। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। मतलब क्या सिर्फ फिल्मों में लोकप्रिय होने से कोई चुनाव जीत सकता है? कई अन्य अभिनेताओं ने भी तो कोशिश की थी, लेकिन वो इतना सफल नहीं हुए। ये बहुत ही वाजिब सवाल है। देखो, विजय की जीत कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। उन्होंने बहुत पहले से ही एक सुनियोजित जमीनी तैयारी कर रखी थी। अच्छा, वो कैसे? 2009 में ही उन्होंने अपने 85,000 से अधिक फैन क्लबों को सिर्फ फिल्मों का जश्न मनाने वाले गुटों से निकालकर उसे एक संगठन में बदल दिया। बिल्कुल। उन्होंने उसे विजय मक्कल इयक्कम यानी वीएमआई नामक एक कल्याणकारी संगठन में बदल दिया था।
तो मतलब उनके फैन क्लब्स पहले से ही लोगों के बीच काम कर रहे थे। हाँ, इसके अलावा उनके व्यक्तित्व का भी बहुत बड़ा हाथ है। बचपन में अपनी बहन विद्या को खोने की त्रासदी ने उन्हें एक बेहद शांत और कम बोलने वाला व्यक्ति बना दिया था। राजनीति में जहां लोग जोर जोर से बोलते हैं, वहां उनका ये शांत स्वभाव काम कर गया। एग्जैक्टली। इस शांत स्वभाव ने उनकी एक रहस्यमयी लेकिन बहुत ही गंभीर छवि गढ़ी। लोगों को लगा कि ये इंसान बोलता कम है पर काम ज्यादा करता है। ये तो सच में एक बहुत ही अलग नजरिया है। चलिए, अब अभिनेता से नेता बनने की कहानी के बाद ये समझते हैं कि उनकी पार्टी तमिल जगह वेत्री कड़गम आखिर किन मूल्यों पर खड़ी है। सबसे पहले तो पार्टी का नाम ही देख लीजिए। तमिल जगह वेत्री कड़गम का अर्थ है तमिल गम की विजय पार्टी। और इनकी ब्रांडिंग भी तो काफी दिलचस्प है। इनका झंडा गहरे लाल और पीले रंग का है। तो सीटी है ना? बिल्कुल, सीटी यानी विसल, जो सिनेमा घरों में प्रशंसकों के उत्साह और प्यार का सीधा प्रतीक है। ये थोड़ा मजेदार है कि जिसका चुनाव चिन्ह सीटी हो, उसे अब विधानसभा में शोर शराबे को शांत कराना होगा। हाँ, ये एक विडंबना तो है, लेकिन अगर विचारधारा की बात करें तो ये पार्टी धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय पर आधारित है। सेक्युलर सोशल जस्टिस। हाँ, और ये पेरियार, अंबेडकर तथा कामराज की विचारधारा का पालन करती है। मैंने सुना है कि इनका मुख्य नारा भी किसी पुराने ग्रंथ से लिया गया है। सही सुना आपने। इनका मुख्य नारा तमिल साहित्य के महान ग्रंथ तिरुकुरल से लिया गया है, पिरप्पुक्कम एल्ला उइरकम। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि जन्म से सभी जीव समान हैं। ये समानता उनके वादों में भी साफ झलकती है। पार्टी शिक्षा पर भारी जोर देती है। हाँ, वो वादा तो बहुत चर्चा में रहा था, जहां उन्होंने कहा था कि ग्रामीण किसान परिवारों के बच्चों की उच्च शिक्षा का पूरा खर्च वो उठाएंगे। पर शर्त ये थी कि उन किसान परिवारों के पास 2 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए। ये तो बहुत ही बड़ा आर्थिक दाव था। इससे तो जातियों की दीवारें टूट गई होंगी। बिल्कुल टूट गई। इससे हर वो गरीब किसान जुड़ गया जिसे अपने बच्चे की पढ़ाई की चिंता थी। विचारधारा को तो हम समझ गए, लेकिन अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जब कैमरे का कट बोल दिया जाता है तो शासन की असली दुनिया कैसी दिखती है। रियल लाइफ बनाम रियल लाइफ, वो एकदम अलग ही दुनिया है। विजय ने अपनी कैबिनेट में वफादारी और तकनीकी विशेषज्ञता का एक अनूठा मिश्रण रखा है। तकनीकी विशेषज्ञता मतलब पुराने राजनेताओं की जगह नए चेहरों को मौका दिया गया। हाँ, जैसे उन्होंने एक पूर्व IRS अधिकारी डॉक्टर KG अरुणाराज को मंत्री बनाया। अरे वाह! और बास्केटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष को भी अपनी कैबिनेट में शामिल किया। ये तो बहुत ही प्रोग्रेसिव लग रहा है। और मुख्यमंत्री के रूप में उनके पहले आदेश क्या थे? उनके पहले आदेश सीधे आम जनता से जुड़े थे, जैसे 200 यूनिट मुफ्त बिजली देना। बिजली तो एक बड़ा मुद्दा है। और महिलाओं के लिए एक विशेष महिला सुरक्षा बल का गठन करना। साथ ही राज्य में नशा तस्करी को रोकने के लिए एक विशेष इकाई बनाना। लेकिन जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, वो शायद 21वीं सदी का उनका सुशासन मॉडल है। भारत का पहला AI मंत्रालय, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्रालय। बिल्कुल। और इसके साथ ही माई वेत्री तमिलनाडु नामक एक डिजिटल पोर्टल की शुरुआत भी की गई। हाँ, इसके बारे में मैंने पढ़ा था। इस पोर्टल का नियम है कि अगर 5 लाख हस्ताक्षरों वाली कोई भी जन याचिका आती है तो विधानसभा में उस पर बहस होना अनिवार्य होगा। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो फिल्मों में एक थलापति अकेले ही 3 घंटे में पूरे सिस्टम को ठीक कर देता है, पर असल जिंदगी में राज्य पर 10,50,000 करोड़ का भारी कर्ज है। एग्जैक्टली, यही तो असल यथार्थ है। एक तरफ आप मुफ्त योजनाएं दे रहे हैं और दूसरी तरफ आपका लक्ष्य है कि 2036 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $1.5 ट्रिलियन तक ले जाना है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये दोनों बातें एक साथ साधना किसी भी फिल्मी स्टंट से कहीं ज्यादा मुश्किल हैं। यहाँ कोई स्टंट डबल आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। सही कहा। और जैसा कि हमने पहले बात की, ये एक गठबंधन सरकार है। आपको वामपंथी दलों की शर्तों को भी मानना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण इस बात को समेटता है कि 2026 के चुनाव सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं है। हाँ, ये द्रविड़ राजनीति के इतिहास का शायद सबसे बड़ा मोड़ है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने अपने सिनेमाई आकर्षण को सिर्फ एक फैन फॉलोइंग नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक बहुत ही अनुशासित राजनीतिक मशीन में बदल दिया। और दशकों पुराने राजनीतिक तंत्र को हिलाकर रख दिया। बिल्कुल। अब इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं श्रोताओं को एक गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। एक सिनेमाई नायक के रूप में लोगों को आपसे हमेशा करिश्मे और तुरंत न्याय की उम्मीद होती है।
आप स्क्रीन पर आते हैं और सब कुछ पल भर में ठीक हो जाता है। लेकिन असल जिंदगी वैसी नहीं होती। वही तो। क्या एक सुपरस्टार की ये आभा गठबंधन की राजनीति की मजबूरियों, वामपंथी दलों की शर्तों और कर्ज में डूबी अर्थव्यवस्था की वास्तविकता के सामने टिक पाएगी? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। क्या पर्दे का जननायक असल दुनिया के उन कड़े और अलोकप्रिय फैसलों को ले पाएगा जो एक राज्य को चलाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं? इसका जवाब तो आने वाला समय ही देगा। बिल्कुल, समय ही बताएगा। तो इसी के साथ हम आज का ये